बच्चों, हमने पिछले वीडियो में यह देखा था कि इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्री को अपना राज सिंहासन दे दिया कि हमारे राज सिंहासन पर कोई हमारा पुत्र जो है वो योग्य नहीं है, इसलिए हम अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित करते हैं। अब इस तरह से दिल्ली सल्तनत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई शासक अपने पुत्र या पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रहा है। लेकिन इससे पहले आप चाहे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के समय या अन्य मोहम्मद गोरी के समय, उन्होंने उनका कोई वैसे पुत्र था ही नहीं, और फिर उनके बाद कोई उनका पुत्र शासक भी नहीं बना, बल्कि उनके गुलाम जो थे वही उनके उत्तराधिकारी बने या उनके बाद शासन किया। तो इस तरह से इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने पुत्र या पुत्री में से किसी को शासक बनाया। और दूसरी खास बात थी कि उसने सबसे पहले किसे चुना? अपनी पुत्री को। इस तरह से मध्यकाल में ये बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। तो देखते हैं आगे। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला शासिका, ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था, परंतु सरदारों तथा उलेमा के विरोध के चलते इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पर बैठ गया। लेकिन दुर्बल शासक होने के कारण 1236 ईस्वी में रजिया दिल्ली की गद्दी पर बैठी और सुल्तान कही जाने लगी। देखिए, जब रजिया को इल्तुतमिश ने शासिका घोषित कर दिया तो उसका जो एक पुत्र था जिसका नाम रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कैसे एक महिला को शासक घोषित कर दिया। तो अब उसने क्या किया, दरबारी षड्यंत्र स्थापित कर दिया। अब दरबारी षड्यंत्र करने लग गया तो उसकी माँ जो थी, जिनका नाम शाह तुर्कान था, वो बड़ी प्रभावशाली महिला थी। तो उसने बहुत सारे सरदारों को अपनी तरफ खींच लिया और जो विरोध किया उनको क्या है, मरवा दिया। तो इस तरह से शाह तुर्कान ने अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद रजिया सुल्तान जो है कुछ सरदारों के साथ अपने आप को संगठित की और दिल्ली के दरवाजे पर जा धमकी। और उसने क्या किया कि अन्य और जो सरदार थे जो उसके विरोध में थे, वहाँ पर उसने एक अफवाह फैला दी कि अगर वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, उन्हें हम या तो जेल में डाल देंगे या तो मरवा देंगे। तो पूरे जो अमीर सरदार थे उनमें खलबली मच गई, और खलबली मचने के कारण बहुत सारे सरदार रजिया सुल्तान के पास या रजिया सुल्तान के पक्ष में चले आए, और इस तरह से रजिया सुल्तान दिल्ली की क्या शासिका बन गई। तो लेकिन एक चीज़ ये भी था कि रजिया सुल्तान भले से शासक बन गई थी, लेकिन जो सरदार थे, जो अमीर वर्ग थे, वो और उलेमा वर्ग, जिन्हें हम संत कहते हैं, जो मुस्लिम संत थे, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि कोई महिला हमें आदेश दे। उनमें क्या लैंगिक भेदभाव था कि मुस्लिमों में आज भी आप देखेंगे तो महिलाओं को बहुत महत्व नहीं दिया जाता। महिलाओं को हमेशा जो है कि घर के पर्दे के अंदर रखा जाता है, वो घर के पर्दे के बाहर नहीं आने देना दिया जाता। इसका कारण ये है कि मुस्लिमों में पर्दा प्रथा बहुत हावी है। तो इस कारण अब सोचिए आप कि रजिया सुल्तान एक शासक के रूप में सिंहासन पर बैठे और सभी जो अधिकारी हैं वो पुरुष अधिकारी हैं, और उन्हें क्या करे, आदेश दे। तो कोई पुरुष जो है कि इस बात को स्वीकार कर लेगा? इतने आसानी से स्वीकार करेगा नहीं। लेकिन फिर भी रजिया ने बड़े ही कुशल तरीके से उसने दिल्ली सल्तनत की सत्ता स्थापित की और अपने आप को गद्दी पर बैठाया और बहुत समय तक शासन संचालित किया। तो चलिए आगे देखते हैं। रजिया से पूर्व प्राचीन मिस्र और ईरान में महिलाओं ने रानियों के रूप में शासन किया। केवल मिस्र में और ईरान में प्राचीन काल में, मतलब प्राचीन काल मतलब है कि 750 ईस्वी से पहले, 750 ईस्वी के बाद कोई ऐसी रानी का नाम नहीं मिलता है जिसने क्या है, शासिका के रूप में शासन किया हो, और वो भी भारत में नहीं बल्कि बाहर, कहाँ, ईरान में और मिस्र में। जबकि रजिया सुल्तान भारत में मध्यकाल में पहली शासिका बनने वाली पहली महिला थी। देखिए दिया ने, परंतु मध्यकालीन विश्व में रजिया
पहली मुस्लिम महिला शासक थी। अब देखिए अगला, रजिया ने लगभग 3 वर्ष 8 माह शासन किया, 3 साल 8 महीने तक शासन किया। रजिया ने स्त्रियों का पहनावा छोड़ दिया और बिना पर्दे के दरबार में बैठने लगी। जैसे मुस्लिम बुर्का पहनती है ना, उसने क्या किया कि बुर्के को उतार दिया और जो शासक का पोशाक होता है उसे धारण करके वो दरबार में सिंहासन पर बैठती थी और उसके मंत्री उसे पूरे साम्राज्य की समस्या सुनाते थे और वह उसी से वो निर्णय करती थी। फिर वह युद्ध में सेना का नेतृत्व भी करती थी। वह युद्ध में सेना का, कितनी साहसी महिला थी, सोचिए कि वह युद्ध में सेना का नेतृत्व करती थी, जबकि उस समय सेना का नेतृत्व केवल पुरुष करते थे। लेकिन रजिया सुल्तान पहली ऐसी महिला थी जो सेना का नेतृत्व करती थी। फिर अमीरों को शीघ्र ही पता लग गया कि स्त्री होने पर भी रजिया उनके हाथों की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थी। पुरुष ये सोच रहा है, दिमाग लगा रहा है कि अरे एक महिला जो है हमें कैसे जो है आदेश दे सकती है या हमें कैसे निर्देश दे सकती है। उसकी पुरुषवादी मानसिकता क्या है, हमेशा कचोटती है कि एक महिला हमें कैसे आदेश दे सकती है। तो वो अब क्या करेगा, या तो उसे गिराने की कोशिश करेगा या तो कुछ ना कुछ दूसरा राजिश रचेगा या कुछ जो है कि ऐसी घटनाएं करेगा या कुछ ऐसा काम करेगा कि ताकि क्या हो, उसकी स्थिति कमज़ोर हो और उसे सत्ता से क्या है बेदखल कर दिया जाए। तो देखिए जो सरदार हैं और वो जो उलेमा वर्ग है, संत है, वो यही चाहते हैं कि रजिया को किसी न किसी तरह से हम अपने हाथों की कठपुतली बना लें कि हम जो कहें वो रजिया करे। क्योंकि अभी आप घर में जैसे हैं, आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी को जो कहते हैं वो मम्मी करती हैं। लेकिन अगर मम्मी ये जो है कि पापा को आदेश दें कि नहीं आप जो है ये काम करके आइए, तो पापा मानने वाले नहीं हैं। अब सोचिए उसी तरह से रजिया जब शासक बनी तो सरदार और उलेमा जो है किस तरह से रजिया का आदेश मान लें। तो इस तरह से उन्होंने ये कोशिश की कि रजिया को किस तरह से हम सत्ता से हटा दें। अब देखिए तुर्क सरदार भी किसी महिला के अधीन कार्य करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया तथा अंततः 1240 ईस्वी में कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दिया गया। रजिया के बाद उसका एक भाई एवं 2 भतीजे बारी बारी से सुल्तान बने। इनका दोनों का नाम था, एक का नाम था बहराम शाह जो 1240 से 1242 तक शासन किया और दूसरे का नाम था अल मसूद शाह। इसने जो है 1242 से 1246 तक शासन किया हुआ था। पहला कौन था, बहराम शाह 1240 से 1242 तक और अल मसूद शाह 1242 से 1246 तक। और दोनों अयोग्य थे, मतलब 4 साल कोई शासन किया, कोई 2 साल। अतः इल्तुतमिश के छोटे पौत्र मतलब होता है पुत्र का पुत्र, नासिरुद्दीन महमूद को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। अब देखिए सोचिए और बताइए कि उस समय लोगों व दरबारी अमीरों ने रजिया का विरोध क्यों किया होगा। क्योंकि रजिया एक महिला थी और समाज में महिला, अगर आप ये जानते होंगे कि अगर वो किसी ऊंचा उठना चाहती है या जो है कि बेहतर काम करना चाहती है तो लोगों की हमेशा निगाह होती है कि इस महिला को उसके चरित्र पर दोष लगा दीजिए, उसको जो है कि बदनाम कर दीजिए, उसे कुछ और बता दीजिए ताकि वो क्या है उसका मनोबल टूट जाए और वो धराशायी हो जाए। क्योंकि हमेशा एक पुरुष यही सोचता है कि महिला हमसे आगे कभी ना बढ़ पाए। हर स्थिति में वो सोचता है कि महिलाओं को दबा के रखें, घर में रखें, उसे कुछ जो है कि बाहर के काम ना लें। तो इस तरह से हमेशा पुरुष यही सोचता है कि हम महिला को दबा के रखें। और इसी मानसिकता से जो मुस्लिम अमीर थे और उलेमा थे ये सोच रहे थे कि एक तो रजिया सुल्तान कैसे शासक बन गई और शासक बन भी गई तो वो आदेश हमको दे रही है, हम उसके आदेश को कैसे पालन करेंगे। और इस चक्कर में उन्होंने क्या किया कि रजिया को राजिश के माध्यम से या उसको जो है कि उसको भला बुरा करके या उसको बदनाम करके गिराने की हमेशा कोशिश की, हमेशा वो षड्यंत्र करते रहते थे। यदि रजिया आज शासक होती तो क्या उसका विरोध होता?
आप मायावती का नाम सुनी होंगी, आप इंदिरा गांधी का नाम सुनी होंगी, आप सोनिया गांधी का नाम सुनी होंगी, आप ममता बनर्जी का नाम सुनी होंगी, जयललिता का नाम सुनी होंगी। ये क्या है, मुख्यमंत्री थी। इंदिरा गांधी कौन थी, प्रधानमंत्री थी। तो इन सब ने, या आप महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, वो महिला थी जम्मू कश्मीर की, और वो भी मुस्लिम महिला थी। तो इन सब ने क्या है, शासन किया और शासन बेहतर तरीके से संचालित किया। आज अगर रजिया सुल्तान होती तो जनता उन्हें क्या करती, एक्सेप्ट करती, उसे स्वीकार करती, और सब उनके आदेशों का पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में लिंग भेद या महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। ठीक, आगे अब देखिए, नासिरुद्दीन महमूद 1246 ईस्वी से 1265 ईस्वी, 40 तुर्की सरदारों का दल। ये 40 तुर्की सरदारों का दल की स्थापना किसने की थी, आपको पता है किसने की थी? इल्तुतमिश ने की थी। इस समय अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। हमने बताया था कि जब क्या होता है कि शासक कमज़ोर होता है तो ये सरदार जो होते हैं वो बड़े मजबूत हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमेशा सत्ता हमारे अकॉर्डिंग हो, हम जैसा चाहें वैसा शासक काम करे, हम जैसा चाहें शासक उसी तरह का निर्णय ले, हम जैसा चाहें, जहाँ कहें कि शासक युद्ध करना है वहाँ शासक युद्ध करे, जहाँ शांति कहें कि शांति करना वहाँ शांति करे। तो सरदार हमेशा इसी फिराक में रहता था कि शासक को किस तरह से अपने कब्जे में रखा जाए। तो नासिरुद्दीन महमूद जब शासक बना तो उसके समक्ष एक चुनौती थी कि जो 40 दल के सरदार थे जिनका गठन इल्तुतमिश ने किया था, वो जो है कि सुल्तान पर हावी थे। वो सुल्तान को कोई भी निर्णय लेना होता था तो इन जो 40 दल के सदस्य थे इनसे अनुमति लेता था, इसके बाद निर्णय लेता था। तो देखिए आगे क्या है, जिसे चाहते उसे गद्दी से उतार देते और जिसे चाहते गद्दी पर बैठा देते थे। और 1246 ईस्वी में इस दल ने इल्तुतमिश के पौत्र नासिरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। ठीक, महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायब बना दिया। नायब देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये शासक है, ये शासक है और ये अपना जितना भी काम है वो नायब को दे देता है। एक शासक है वो अपना सारा काम क्या है, नायब को दे देता है कि जो भी काम है हमसे ना करवा के आप इस नायब से मिलिए, ये नायब हमारा सारा काम करेगा। चाहे युद्ध में कोई आदेश देना हो तो भी नायब काम करेगा, या कोई कर लगाना हो तो नायब से मिलिए, नायब बताएगा कि, और या तो किसी को न्याय चाहिए तो नायब से मिले कि नायब जो है कि निर्णय देगा। तो पूरा सारा शासक का काम कौन करने लग गया, नायब करने लग गया। अब इस तरह से देखेंगे तो नासिरुद्दीन महमूद केवल नाम का शासक रह गया और सारी जो शक्तियां थी वो किसके अधीन, नायब के अधीन आ गई। अब देखिए आप एक तरह से और समझिए, मान लीजिए गांव है, ठीक, गांव है और गांव का क्या है, मुखिया या प्रधान होगा। अब प्रधान है, अब प्रधान क्या करता है कि प्रधान अपना चेला, एक उसी का शिष्य है जिसका नाम रामू है, रामू अपने चेलों को कहता है कि ये हमारा जो है चेला है और जो भी गांव की समस्या है वो हमारा चेला रामू हल करेगा। मैं आपसे तो नहीं मिल पाऊंगा, गांव प्रधान कहेगा कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा। ऐसा है जितना भी काम गांव का है वो कौन करेगा, हमारा चेला करेगा। चाहे वो नाली की समस्या हो आप रामू से कहिए, रामू सुधरवाएगा। चाहे सड़क की कोई समस्या हो रामू से कहिए, रामू हल करवाएगा। किसी के बीच अगर झगड़ा हो गया तो रामू से कहिए, रामू उसको हल करेगा। मतलब पूरे गांव का जितना काम है वो रामू करेगा। वो हमारा क्या है, चेला है, हमारा शिष्य है, हमारा संरक्षक है। तो इस तरह से केवल नाम मात्र का प्रधान रह जाता है, जबकि वास्तविक प्रधान कौन हो जाएगा, रामू हो जाएगा। क्योंकि जब सारे गांव का निर्णय लेगा रामू तो रामू ही क्या है, वास्तविक प्रधान बन जाएगा। अब रामू की भी इच्छा धीरे धीरे जगेगी कि यार हम क्यों नहीं प्रधान बन जाते, हम क्यों नहीं प्रधान बन जाते। ये प्रधान के जो है अंडर काम करके करके हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। तो रामू भी सोचा गया कि हम एक दिन प्रधान को क्या करें, समाप्त कर देंगे, मार देंगे और हम क्या है गांव के प्रधान बन जाएंगे। तो इस तरह से जब
इसी तरह से जस्ट सेम टू सेम आप देखिए कि जब दिल्ली का शासक नासिरुद्दीन महमूद बलबन को अपना नायब बनाता है या अपना चेला बनाता है और कहता है कि दिल्ली जितने भी हमारे साम्राज्य की समस्याएं हैं उस समस्या का निदान किसके पास होगा, उस समस्या का निदान कौन करेगा, नायब करेगा। और जो भी आदेश होगा या निर्देश होगा वो कौन देगा, नायब देगा। तो इस तरह से बलबन को नासिरुद्दीन महमूद ने पूरी शक्तियां दे दी। अब नासिरुद्दीन महमूद को जब शक्ति मिल जाएगी तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे सोचेगा कि अब सुल्तान को हम दरकिनार करें और सुल्तान को किसी दिन अकेले मिल जाए, इनको टपका दें और टपका के दिल्ली का क्या है, सुल्तान बन जाए। तो बलबन ने यही किया। अब देखिए बलबन कैसे करता है, नायब बना। अब देखिए बलबन क्या करता है, महमूद ने एक अमीर जिसका नाम बलबन था को अपना नायब बनाया। बलबन ने धीरे धीरे अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली। देखिए हमने बताया ना कि भाई धीरे धीरे लालच उसकी बढ़ेगी, करे बड़ा माल पानी है ये, तो बड़ा जो है शासक बनने में फ़ायदा है। तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी शक्ति मजबूत करना स्टार्ट करेगा और वह एक शक्तिशाली सरदार बन गया। मतलब सभी सरदारों को अपने ओर झुका लिया। भाई 100 सरदार हैं, 100 सरदारों में से 90 सरदारों को अपनी ओर झुका लिया। कहा कि ऐसा है कि हम ही को सारा आदेश पारित करना है, हम ही को सब कुछ करना है। अगर ज़्यादा इधर किए तू तरार किए तो तुमको क्या है निकाल कर फेंक देंगे या तुम्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। सरदार भी जी हुजूर पाँव पड़े, कोई जो है चरण चूमे कि नहीं साहब हम जो है कि आपकी सत्ता में रहेंगे, हम आपका समर्थन करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, बलबन शक्तिशाली होता चला गया। और उसने 1265 में नासिरुद्दीन महमूद के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठ गया। नासिरुद्दीन महमूद एक बार बीमार पड़े और टपक गए। अब जब टपक गए तो बलबन को अवसर मिल गया कि बस अब अवसर मिल गया है, अब हम क्या है शासन सत्ता अपनी स्थापित कर लेते हैं, और वो दिल्ली का सुल्तान बन गया। देखिए बलबन अब आता है, ये 1265 से 1287 ईस्वी तक शासन करता है। बलबन एक योग्य और अनुभवी शासक था। कैसे अनुभवी शासक था कि वो सरदारों के बीच से आया था। सरदारों के जब बीच से आया था तो उसे साफ ही षड्यंत्र पता थे कि किस तरह की रंजिशें होती हैं, किस तरह से जो है कि सरकार को हटाने के लिए सरदार किस तरह का जो है कि जाल बिछाते हैं, उसे सारी जानकारी थी। कहते हैं ना चोर ही जाने चोर की कला। तो भाई जो है बलबन पहले क्या था, सरदार था और बाद में वो शासक बन गया या सुल्तान बन गया। तो उसे पता था कि क्या ये जो है कि जो सरदार है गुल खिलाते हैं। तो उसने अब देखिए आगे क्या करता, उसने अपने शासन काल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए। सर्वप्रथम उसने तुर्कान चहलगानी नामक 40 गुलामों के दल को समाप्त किया एवं दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए आसपास के जंगलों को कटवाया तथा साफ करवाकर वहाँ पुलिस चौकियों का निर्माण करवाया। सबसे पहला उसने काम किया कि जो सरदार जो 40 दलों का संगठन था उसी को पहले समाप्त किया। पहले कहा इनको समाप्त करो, क्योंकि इसी के कारण क्या हो रहा है, दिल्ली का जो सुल्तान है वो जो है कि उसके विरुद्ध जा नहीं पाता है, और ये जो है कि दिल्ली को सुल्तान को जो चाहते हैं वो दिल्ली के सुल्तान से करवाते हैं। इसने सबसे पहले कहा कि इनको हटाओ, इन सरदारों को पहले क्या करो, समाप्त करो, इस 40 दल के गठन को भंग करो। दूसरा उसने क्या किया, देखिए दिल्ली के आसपास जितने भी जंगल थे उनको क्या किया, साफ करवा दिया, क्योंकि यहाँ से लोग विरोध करते थे। यहाँ एक मेवाती थे और जो है कि मेवाती मतलब जाट थे, तो जाट बड़ा विरोध करते थे। तो उसने जंगलों को साफ करवा कर वहाँ पर सेना बैठा दिया और जो भी अटैक करता सबसे पहले सेना उनसे भिड़ती और उनका सर्वनाश करती। इस प्रकार वह दिल्ली के आसपास रहने वाले मेवातियों मतलब यही है जाटों को बोला जाता है, कि विद्रोह को रोकने में सफल रहा। मेवातियों के अलावा उसने अन्य विद्रोहों का भी दमन किया। बहुत क्रूर शासक था, इतना क्रूर शासक था कि उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर दे दिया। शासक बनते हुए उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को जहर दे दिया कि इसको मारो, ये हमारा जो है कि गद्दी अपना लेगा, नहीं तो। वो यहाँ इतना क्रूर था कि वो अपने बच्चों को भी धमकाता रहता था कि कायदे में रहना, नहीं टपका देंगे तुमको। इसके बाद बलबन ने कानूनों को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह मतलब है कि तलवार के बल पर, अगर नहीं माने पहले तो तलवार देकर आपको भड़काएंगे और नहीं माने तो उसे तलवार से गला छाट देंगे। तो इसलिए सब लोग एकदम कान खड़े रहते थे कि बलबन बलबन, अगर नाम ले लिया कोई
तो जान लीजिए कि कितने लोगों को तो होश उड़ जाते थे। तो उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित किया। बलबन ने कानून को लागू करने में कठोरता बरती। उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त की मतलब कि उसने तलवार दिखाता था, अगर डर गए तो डर गए, नहीं तो उसे तलवार से छटवा देता था कि मुंह इनके छाट दो। तथा उसने राजा के पद को प्रतिष्ठित बनाया, मतलब उसने राजा के पद को इतना प्रतिष्ठित बना दिया कि अगर राजा को देख ले कोई तो झुक जाए, एकदम जो है जमीन चूमने लग जाए, घुटने के बल आ जाए। नहीं तो पहले क्या था, इल्तुतमिश के समय में या रुकनुद्दीन शाह के समय में सरदार इतने शक्तिशाली थे कि राजा आ जाए तो राजा को कुछ समझते ही नहीं थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि राजा आया है कि कोई गांव का आदमी आया है। तो इसलिए जो है कि उसने कहा कि नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा, राजा को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि आ जाए तो आधे लोगों के होश उड़ जाए। तो उसने इतना पावरफुल बना दिया। और पावरफुल कैसे बनाया कि जो भी उसके आदेश को मानता था ठीक, और नहीं मानता था तो सर का कलम करवा देता था कि मारो इसको जल्दी। वह राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वह कहता था कि राजा जो है या सुल्तान है वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर ने उसे भेजा है। बलबन का मानना था कि राजा को ईश्वर से शक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसके कार्यों की सार्वजनिक जांच नहीं की जा सकती। वह देखिए कितना चालाक था। वो कहता है कि हमें कौन भेजा है, ईश्वर भेजा है। जब ईश्वर हमें भेजा हुआ है तो जो भी हम आदेश दे रहे हैं और जिसको मृत्युदंड दे रहे हैं, जिसको कोई सजा दे रहे हैं, उसको सजा कौन दे रहा है, ईश्वर दे रहा है, क्योंकि मैं एक प्रकार से ईश्वर हूँ। तो वो अपने जो कार्य हैं उनको वैध करवा देता था कि भाई आप ईश्वर जो कर रहा है क्या आप उसको जो है गलत ठहरा सकते हैं। भाई किसी को मौत हो रही है, किसी की मौत हो रही, कहते हैं ना कि भगवान जो है चाह रहे थे कि इनको ऊपर बुला लें, तो आप उनको वैध करा देते हैं कि भाई भगवान की इच्छा थी कि मर गया। तो वह कहता था कि भगवान कौन है, राजा है, और राजा की इच्छा क्या है, जो राजा कर रहा है वो भगवान की इच्छा है। तो इसलिए उसके जो भी निर्णय है या आदेश है उसकी क्या है, जांच नहीं करवाई जा सकती। देखिए कितना चालाक शासक था। इससे उसकी निरंकुशता सुरक्षित होती थी। निरंकुशता मतलब कि जिस पर कोई अंकुश ना हो, जिस पर कोई अंकुश ना हो। भगवान पर कोई अंकुश है, भगवान जब चाहे किसी को उठा लें, किसी की गाड़ी भिड़वा दें, किसी को जो है पुले गिरवा दें, कोई मर जाए, तो मतलब वो निरंकुश हो गया था। इसलिए वह दरबार में अत्यंत गंभीर मुद्रा में बैठता था। वह ना तो कभी मजाक करता था और ना ही हंसता था। उसने दरबार में निर्धारित ढंग से वस्त्र पहनकर आने बैठने आदि के बारे में नियम बनाए, जिसका कठोरता से पालन किया जाता था। देखिए वो इतना जो है कि कठोर था या अनुशासित था कि वो बताते हैं कि अपने नौकरों के सामने भी जो है कि साधारण भेष में नहीं आता था, पूरा तलवार लिए जो है कि पूरा पोशाक पहने। और दूसरा चीज़, वो ना तो हंसी मजाक करता था और ना ही हंसता था दरबार में। और तीसरी चीज़ ये है कि जब वो दरबार में बैठता था तो सभी के जो उसके दरबारी सरदार थे उनको निर्धारित था कि आपको ये वस्त्र पहनना है, आपको इस तरह से रहना है, मतलब सब कुछ निर्धारित होता था। और एक उसने अधिकारी नियुक्त किए थे जिसका नाम दीवान हाजिब था। वो दीवान हाजिब का ही काम था, जैसे हमारे स्कूल में नहीं होता है कि टाई बेल्ट लगा के आना है और बाल बढ़िया से झाड़ के आना है, एकदम सीरियस रहना है, उसी तरह वो कहता था कि हमारे दरबार में आना है तो बढ़िया पोशाक पहन के आइए और अच्छे से जो है सीरियस रहिए, गंभीर रहिए, नहीं तो क्या मार के भगा देंगे। हाजिब का यही काम है था, दीवान हाजिब था, उसका काम है था कि सबको ये देखता रहता था, जो भी गड़बड़ किया उठाया और फेंक दिया बाहर, चल। तो इस तरह से उसने देखिए बलबन ने दरबार में सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी परंपरा प्रारंभ कराई। सिजदा मतलब घुटनों के बल बैठ जाइए और सिर झुका लीजिए, किसके समक्ष, सुल्तान के सामने आप बैठिए, घुटनों के बल बैठिए और सिर अपना उसकी तरफ झुकाइए। और पायबोस का मतलब है घुटनों के बल बैठिए और सुल्तान के चरण चूमिए। उसने एक प्रथा चालू की कि जितने भी सरदार हैं जब वो दरबार में उपस्थित होंगे तो घुटने के बल बैठेंगे और सुल्तान के क्या चरण चूमेंगे।
देखिए कितना मतलब उसने सामान बढ़ा दिया कि मतलब वो अपने आप को क्या कहता है कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान के क्या है, आप चरण चूमते हैं ना, घुटने के बल बैठते हैं और चरण चूमते हैं भगवान के। उसने कहा कि हमारा पहले तुम चरण चूमो। देखिए दरबार में उसने प्रत्येक वर्ष ईरानी त्यौहार नवरोज मनाने की प्रथा प्रारंभ की। वो हमेशा कहता था, ईरान का एक राजवंश था अफरासियाब राजवंश, और वो राजवंश बड़ा ही पावरफुल राजवंश था जिसमें बड़े बड़े शासक हुए, बहुत ओहदेदार जो है कि उनकी संस्कृति थी, उनके रहन सहन रीति रिवाज बहुत ही मतलब कह लीजिए क्लासिकल थे। तो वो अपने आप को अफरासियाब वंशज मानता था कि हम उन्हीं अफरासियाब वंशज के पुत्र हैं। इस कारण उसने ईरान से जितनी भी जो शान शौकत थी, जितने उनके पहनावे वस्त्र थे, जिस तरह के उनके संस्कृति थी, सब कुछ अपना लिया। तो उसने जो है नवरोज प्रथा वहीं से स्टार्ट की। ये पूछा जाता है कि उस टाइम की भारत में नवरोज प्रथा किस शासक ने शुरू की। उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था बनाई जिससे साम्राज्य की पूरी खबरें गुप्तचर सुल्तान को देते थे। उसने क्या किया कि सबके पीछे पीछे जितने भी सरदार थे उनके पीछे गुप्तचर लगा दिया। अब वो किसी से कोई बात कहने के लिए इतना कांपते थे कि कान में जाकर कहते थे कि ये शासक बड़ा दुष्ट है, ये बड़ा हरामी शासक है। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो चिल्लाकर कह दे कि ये शासक बहुत दुष्ट है या हरामी है। नहीं तो दूसरे दिन सब टांग उठा कर लेके जाएं और सुल्तान बलबन के सामने रख दे, तो बलबन कलम क्या करे, सर कलम करवा दें, इनका सर कलम करो, ये आलोचना कर रहे थे। तो मतलब इतना दहशत उसने बना दिया था कि सबके पीछे गुप्तचर लगा देता था। बताते हैं कि कोई इतना, सब में इतनी शंका हो गई थी कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करता था कि कहीं ये जिससे बात कर रहे हैं वही गुप्तचर न निकल जाए। अब कहीं वही गुप्तचर निकल गया तो हमारा तो कल सर कलम हो जाएगा, हम तो गए। तो इसलिए कोई एक दूसरे से बात तक नहीं करने को तैयार था। यहाँ तक कि परिवार में कोई नहीं बात करता था कि कहीं कोई पत्नी से अपने ये ना कह दे कि पत्नी है गुप्तचर है और पता लगा सुल्तान को भेज दिए तो हमारा सर कलम कर देंगे सब। तो इस तरह से तो बलबन ने बेहतर गुप्तचर व्यवस्था साबित की, जो बलबन को सारी सूचना साम्राज्य की देते थे। बलबन की प्रमुख विशेषता थी, उसने सदैव न्याय को सुल्तान का प्रमुख कार्य समझा। बताया जाता है कि वो कहता है कि हम सोते रहें फिर भी आप हमको बताइए, हम आके जो है जनता को न्याय देंगे। कोई दुखियारी है, कोई, अरे न्याय क्या, उसने बदायूं का जो है एक अमीर रहता है जिसका नाम मलिक बकबक रहता है, और उसने शराब पिया और अपने एक नौकर की हत्या कर दी। उसकी पत्नी जो है बलबन के दरबार में पहुंची और उसने न्याय की मांग की कि साहब जो है इसने हमारे पति की हत्या कर दी। उसने मलिक बकबक को हाथियों से कुचलवा कर मरवा दिया। इतना जो है कि क्रूर था। उसने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना पर भी ध्यान दिया। सैनिकों को संतुष्ट रखने के लिए उसने उनका वेतन सदैव समय पर दिया। इस सेना को भाई वेतन समय समय पर मिलेगा तभी सेना लड़ेगी ना, नहीं तो अगर सेना को वेतन नहीं मिलेगा तो सेना कैसे लड़ेगी। तो उसने उन्हें सक्रिय रखने के लिए निरंतर अभ्यास पर बल दिया। चित्र थोड़ा समझिए, चित्र क्या कह रहा है। देखिए ये चंगेज खान दिख रहा है ना, ये जो है चंगेज खान का साम्राज्य है। चंगेज खान जो है ये भारत दिख रहा है ना, यहाँ पर बार बार अटैक करता था ऐसे। ये मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक था। बताया जाता है कि जब ये शासन कर रहा था, जिस भी साम्राज्य पर आक्रमण करता वहाँ पर लोगों के सर को कलम करता और उनका दीवार बनवाता, महल बनवाता उनके सर का। इतना क्रूर शासक था ये, ताकि लोग देखें और हमसे भयभीत हों। बताया जाता है कि जब वो मरा तो मरने के कई हजार सालों तक ये पता ही नहीं चला चंगेज खान मर गया है। लोग उसके नाम से डरते थे कि अगर कोई नाम ले लेके नहीं चंगेज खान आ रहा है तो लोग डर के मारे जो है बैठ जाते थे, सांसें रुक जाती थी कि ये चंगेज खान आ रहा है। मतलब इतना क्रूर शासक था। ये दिया हुआ है, आगे देखिए। बलबन ने राज्य को बाहरी आक्रमण से बचाने एवं मंगोलों की शक्ति को रोकने का प्रयास किया। 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में एशिया और यूरोप में आक्रांताओं की नई लहर आई। एशिया यूरोप आपको पता है कहाँ है? मैप में एशिया यूरोप नहीं पता है, दिखाते हैं एशिया यूरोप कहाँ है। ये चीन देख रहे हैं ना, चीन को लेकर ये है मंगोल हो गया, कजाकिस्तान हो गया,
ये ऐसे ऐसे भूमध्य सागर, तुर्क भी है एशिया, ये ऐसे ऐसे करके ये पूरा एशिया, ये इधर जो है इंडोनेशिया वगैरह, ये सब एशिया बोला जाता है। ये देखिए तुर्क है ना, तुर्क आधा, तुर्क देख रहे हैं ना, तुर्क आधा जो है एशिया में है और आधा कहाँ पर है, आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है, ठीक। और एक चीज़ आपने और पढ़ा, हमने बताया हुआ था कि आपने दो चीज़ें पढ़ी हुई थी, ईरान, ईरान देखिए यही है, और मिस्र जो है, मिस्र ये है, मिस्र, मिस्र जहाँ प्राचीन काल में पहली शासिका नियुक्त हुई थी ईरान में थी, और ये मिस्र है, यही है, ये अफ्रीका महाद्वीप में है, ठीक। एशिया आपको पता चल गया। अब देखिए यूरोप, यूरोप आपका ये देखिए यूरोप यही है, इसके बाद जो है रूस, इंग्लैंड, ये सब यूरोप में पड़ते हैं। इसके ऊपर जितना है, यहाँ ऊपर आप देखेंगे ये सब जो है वो किस में है, यूरोप में है, ठीक। देखिए आगे, यह नए आक्रमणकारी मंगोल थे। मंगोल देखिए ये मैप है ना, ये मंगोल, यही ये मंगोल का राज्य है। तो मंगोल यहीं पर निवास करते थे। ये कहाँ है, मंगोलिया में, हमने दिखाया ना मंगोलिया कहाँ पर, मंगोलिया में। तो मंगोलिया से आक्रमण कर रहे थे, जिन्हें उस महान साम्राज्य के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, जिसका गठन उन्होंने चंगेज खां के नेतृत्व में किया। चंगेज खां बहुत पावरफुल शासक था। बताया जाता है कि जहाँ पर भी वो अटैक करता था उसकी विजय निश्चित थी, और अगर जो भी कोई विरोध करता तो पूरे साम्राज्य को मौत के घाट उतार दिया जाता, उसका गला दे दिया जाता, और उसकी महल जो है मुंडी थी या सर था, उसका महल बनवाता था वो। तो इतना क्रूर शासक था। 13वीं सदी के अंत, 13वीं सदी का मतलब कितना होता है, क्या होता है 13वीं सदी, मतलब 1200 से 13वीं सदी ना, हाँ 1200 से 1300 ईस्वी के बीच का समय, 1200 से 1300 ईस्वी के बीच का समय बोलते हैं, 13वीं शताब्दी बोलते हैं, ठीक। तो आगे देखिए, 13वीं सदी का अंत होते होते मंगोल साम्राज्य अज्ञात दुनिया के बड़े भाग तक फैल चुका था। चंगेज खां के नेतृत्व में उनकी शक्ति बहुत बढ़ गई थी। चंगेज खां यूरोप तक आक्रमण करता है, फिर इधर जो है कि एशिया में, पश्चिम एशिया, भारत पर आक्रमण करता है। वह जो है मध्य एशिया का एक शासक रहता है जिसका नाम, मध्य एशिया का शासक रहता है जिसका नाम जलालुद्दीन मंगबरनी रहता है। वो इल्तुतमिश के समय में भाग कर आता है इल्तुतमिश के यहाँ। इल्तुतमिश जब देखता है कि चंगेज खां का नाम सुनता है कि चंगेज खां उसका पीछा किया हुआ है, तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी को अपने साम्राज्य में रुकने नहीं देता है, उसे भगा देता है कि भागो भागो, वरना अगर हम तुम्हें संरक्षण दे देंगे या हम तुम्हें पनाह दे देंगे तो चंगेज खां हमारे ऊपर अटैक कर देगा और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर देगा। तो उसने किसी तरह से जलालुद्दीन मंगबरनी को भारत से बाहर भेज दिया कि जाओ तुम अपना जो है समझो। तो तब जाके क्या हुआ कि चंगेज खां भारत पर आक्रमण नहीं किया, वरना भारत पर वो आक्रमण करने ही वाला था। तो इस तरह से इल्तुतमिश ने बड़ी समझदारी के साथ चंगेज खां के आक्रमण से अपनी सुरक्षा कर लिया। फिर अब देखिए कि चंगेज खां की जब मृत्यु हुई तो इसके बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे, जो उसके बाद शासक हुए, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। सुमाना है, शमाना है और दीपालपुर, इनमें यहाँ पर किले थे, तो उनको क्या किया, सुदृढ़ करवाया। देखिए मंगोल आक्रमण की भयंकरता को बलबन भलीभांति अनुभव करता था, इसलिए उन्हें रोकने के लिए उसने मंगोलों के मार्ग में पड़ने वाले पुराने दुर्गों की मरम्मत करवाई तथा नए दुर्गों का निर्माण करवाया। पुराने दुर्गों मतलब देखिए जैसे उसने लाहौर, मुल्तान और एक तीसरा था दीपालपुर। दीपालपुर के जितने किले थे इनकी मरम्मत करवाई, और यहाँ पर मोहम्मद खां को नियुक्त किया। मोहम्मद खां कौन था, बलबन का पुत्र था। इसको नियुक्त किया, कहा कि तुम जाओ जो है यहाँ पर जितने मंगोल आक्रमण होंगे उनका तुम्हें क्या सामना करना, मुंहतोड़ जवाब देना है। उसी मंगोल आक्रमण में मोहम्मद खां मारा भी जाता है, और उसके मारे जाने पर बलबन इतना जो है कि दुखी होता है, इतना व्यथित होता है, क्योंकि उसका सबसे
कहते प्रिय पुत्र था, तो वो मोहम्मद खां था। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती है, उसी के मृत्यु के कुछ ही दिन बाद जो है वो बलबन की मृत्यु हो जाती है। उसने और एक किला स्थापित किया, शमाना और उच्च ये गुजरात में है। इस पर उसने बुगरा खां, ये उसका दूसरा पुत्र था, बुगरा खां। मतलब उसने 2 श्रेणियाँ बनाई। एक पर आपको हमने बताया, एक देखिए यहाँ पर जो है लाहौर वगैरह थे, लाहौर दीपालपुर वगैरह, यहाँ पर उसने किले बनवाए। इसके बाद उसने यहाँ सुल्तान, शुमाना और उच्च, ये जितने किले थे उनको मरम्मत करवाया। तो यहाँ पर किसको नियुक्त किया था? लाहौर वगैरह में उसने अपने बड़े पुत्र, क्या नाम था, मोहम्मद खां को नियुक्त किया। और जो शुमाना, शमाना और उच्च, यहाँ पर भी किले जितने थे उनको एक श्रेणी बनवाया, और श्रेणी बनाकर उसमें बुगरा खां को नियुक्त किया। तो इस तरह से उसने 2 जो है शक्तिशाली करिए दीवार बनाई, किलों की दीवार बनाई कि पहले लाहौर अगर मान लीजिए पार करते हैं तो जो शुमाना, शमाना और उच्च के किले हैं वो बुगरा खां के नेतृत्व में है, बुगरा खां उन पर अटैक करवाएगा। तो इस तरह से उसने 2 श्रेणियां दुर्गों की बनवाई। इसके बाद देखिए वहाँ पर हष्टपुष्ट सैनिकों एवं विश्वसनीय और अनुभवी अधिकारियों को नियुक्त किया। विश्वसनीय अधिकारी मतलब उसने अपने पुत्र ही मोहम्मद खां को नियुक्त किया, बुगरा खां को नियुक्त किया। शस्त्र तथा भोजन आपूर्ति की पूर्ण व्यवस्था भी वहाँ पर की गई, मतलब वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था भी की गई थी। फारसी शब्द मुगल का उद्भव मंगोल शब्द से हुआ। उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके वंश का शासन अधिक दिन तक न रह पाया, परंतु दिल्ली को जो शक्ति बलबन ने प्रदान की, उसी के परिणाम स्वरूप खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन अपने साम्राज्य का विस्तार करने में सफल रहा। उसके बाद उसका देखिए इतना भय रहा था बलबन का, इतना भय था कि जब बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को बुलाता है कि आ जाओ हम तुम्हें गद्दी दे देंगे, तो बुगरा खां कहता हम नहीं आएंगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं कि तुम कब मार दोगे हमें। तो बुगरा खां को ना शासक बना के उसने मोहम्मद खां, जिसकी किसी मंगोल आक्रमण में मृत्यु हुई थी, मंगोल अटैक में जिसकी मृत्यु हुई थी, उसी के पुत्र का नाम कै खुसरो रहता है। तो उसको जो है वो कै खुसरो को अपना उत्तराधिकारी चुनता है, अपना जो है एनेक्सेसर चुनता है कि भाई हमारे बाद कै खुसरो शासन सत्ता संभालेगा। लेकिन वो बहुत दिनों तक शासन सत्ता संभाल नहीं पाता। कै खुसरो आता है, इसके बाद कैकोबाद आता है। इसके बाद जलालुद्दीन खिलजी जो है वो बलबन के राजवंश मतलब कैकोबाद को समाप्त करता है और खिलजी वंश की स्थापना करता है। देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। मलिक सरहिंद और पंजाब के मुसलमानों की एक सम्मानजनक उपाधि थी, मलिक। फिर इक्ता को आप एक वीडियो हमने बनाया है, वहाँ इक्ता प्रणाली को बहुत अच्छे से समझाया है, अगर आपको चाहिए तो वहाँ समझ लीजिए। मंगोल का था मध्य एशिया, तिब्बत एवं चीन के क्षेत्रों में रहने वाली जाति थी। सिजदा मतलब घुटने पर बैठकर सुल्तान के सामने सिर झुकाना। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ईश्वर कहता था कि सुल्तान क्या है, ईश्वर है, तो उसके सामने आप सिर झुकाइए। पायबोस मतलब सुल्तान के चरणों को चूमना, क्योंकि ईश्वर के चरणों को हम चूमते हैं तो सुल्तान के। अब आपको थोड़ा दिखा देते हैं मध्य एशिया कहाँ है। देखिए यही मध्य एशियाई से बोला जाता है, यही देखिए तिब्बत है, तिब्बत ये तिब्बत है ना, ये तिब्बत है, ये देखिए ये वो तिब्बत। फिर ये देखिए मंगोल है, फिर इधर देखिए कजाकिस्तान है। यहीं से जो है किसका नाम चंगेज खां रहता है। चंगेज खां के बाद उसके जो उत्तराधिकारी होते हैं वो भारत पर आक्रमण करते हैं, यहीं से आक्रमण करते हैं। और यहीं से मंगोल से कौन आक्रमण, मंगोल शब्द से कौन आया है, मुगल। यही मंगोल के ही कौन थे, मुगल जो थे वो मंगोल के ही थे, वो ही चंगेज खां के वंशज थे। चंगेज खां के वंशज थे। बाबर जिसका नाम आप देखते हैं, बाबर चंगेज खां का वंशज रहता है। ठीक, अब हम आगे बताएंगे क्वेश्चन आंसर को, आप देखिएगा जरूर। ठीक।